Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our unit number 1 and the name of the unit number 1 is Rise of British Rule in India. So in this unit, first of all, we have discussed about economic prosperity and cultural inheritance of the India. As we all know that India has enjoyed an incomparable position in whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. And due to the economic prosperity and cultural inheritance, people from different nation of the world came to India. So हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफ़ी ज़्यादा थी, देन कल्चरल इनहेरिटेंस, रिलीजियस इनहेरिटेंस काफ़ी ज़्यादा था। इसी के कारण जो डिफरेंट कंट्री के पीपल है वो हमारे इंडिया में ट्रैवल करते थे, हमारे साथ ट्रेड करते थे। देन हम बात करें कि क्या क्या चीज़ की डिमांड थी। सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिन, सिल्क क्लॉथ एंड इंडिगो एक्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्री। मोस्टली हम बात करें हमारा ट्रेड यूरोपियन कंट्री के साथ होता था, पोर्टुगल, इंग्लैंड, देन अदर कंट्रीज लाइक डेनमार्क, देन हॉलैंड, ये सभी कंट्री के साथ हम ट्रेड करते थे। देन very important event. Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route, and the center of this route was Istanbul in the Turkey. टर्की जिसकी कैपिटल इस्तांबुल और उसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो लैंड रूट का जो ट्रेड होता है उसमें सेंटर वाला पार्ट था इस्तांबुल। बट व्हाट हैपन after the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople was closed for the European. क्या हुआ? कॉन्क्वेस्ट ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल को टर्किश मुस्लिम ने जीत लिया था। देन टर्किश मुस्लिम ने क्या किया, ये जो लैंड रूट वाला जो ट्रेड लैंड रूट था उसको स्टॉप कर दिया। देन जो इंडिया एंड यूरोप के बीच में जो ट्रेड हो रहा था इसके कारण स्टॉप हो गया। मीन्स क्या हुआ कि आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल वाज क्लोज्ड बाय द यूरोपियन एंड इसकी इफेक्ट सबसे ज़्यादा यूरोपियन पीपल के ऊपर पड़ी, क्योंकि यूरोपियन पीपल आर डिपेंडेड ऑन इंडिया। सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है कि इसी के कारण आगे हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, क्योंकि लैंड रूट एंड सी रूट जो कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ हम जो मिडल में आता था ये रूट के साथ करते थे, ये टर्किश मुस्लिम ने उसको जीत लिया था और ये सी रूट और लैंड रूट को क्लोज कर दिया था। Then in the last lecture we have discussed about discovery of sea route to India. हमने देखा टर्किश मुस्लिम ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया था और सी रूट है वो क्लोज हो गया। सो एक रिक्वायरमेंट हुई कि सी रूट को खोजना है, क्योंकि इंडिया एक बड़ा ट्रेड सेंटर था यूरोपियन कंट्री के लिए। सो विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्टुगीज किंग प्रिंस हेनरी, some brave people began efforts to discover new sea route. पोर्टुगीज के किंग थे प्रिंस हेनरी, जिसकी इकोनॉमिक इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट वाली हेल्प से क्या हुआ कि पोर्टुगीज पीपल थे वो नए सी रूट खोजने की ट्राई करने लगे। देन क्या हुआ, मैनी ग्रेट मैन ट्राई टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोम्यू डाइस who discovered the Cape of Good Hope. वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, आपको ये याद रखना है कि बार्थोलोम्यू डाइस जिसने केप ऑफ गुड होप की खोज की। देन with the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure of discovering a new sea route, which again came to a stop and
an island presently known as West Indies and situated in Atlantic Ocean. So Christopher Columbus, uh, जिसको इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया था किंग ऑफ स्पेन ने, देन क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया आने का सी रूट खोजने की ट्राई की, बट क्या हुआ कि इंडिया ईस्ट की ओर था बट वो वेस्ट की ओर आगे बढ़ा एंड उसने एक आइलैंड की खोज की। उसको क्रिस्टोफर कोलंबस ये मानता था कि ये इंडिया है, बट एक्चुअल में ये आइलैंड था वेस्ट इंडीज। करंट हम देखते हैं वेस्ट इंडीज आइलैंड। तो ये आइलैंड की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, बट क्रिस्टोफर कोलंबस who have had believed throughout his life that he had discovered a new sea route to India. But क्रिस्टोफर कोलंबस ये मानता था कि उसने इंडिया जाने का सी रूट खोज लिया है, बट एक्चुअल में ये आइलैंड था वेस्ट इंडीज और अपनी पूरी लाइफ में ये मानता था कि मैं इंडिया पे हूँ, मैंने इंडिया जाने का सी रूट खोज लिया है। देन since the clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America. देन अमेरिगो वेस्पुची नाम का एक पर्सन आया जिसने क्लैरिफाई किया कि ये इंडिया नहीं है बट ये वेस्ट इंडीज आइलैंड है। मीन्स वेस्ट इंडीज अमेरिका कंटिनेंट में आता है। मीन्स ये जो पूरी प्लेस है इसको हम अमेरिका कहेंगे क्योंकि ये अमेरिका रीजन है। सो अमेरिगो उसके ऊपर से ही अमेरिका नाम पड़ा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लैरिफिकेशन was made by Amerigo Vespucci. This new land began to be known as America. Then in the last video we have seen some map activity. In this picture we can see there are two sea route from India to Europe. So first of all this is Constantinople. This point is so after the conquest of Constantinople by Turkish people, this sea route was cancelled. ये सी रूट कैंसिल हो गया क्योंकि टर्किश पीपल ने ये सी रूट था और लैंड रूट था उसको स्टॉप कर दिया। देन न्यू सी रूट की रिक्वायरमेंट हुई। सो पोर्टुगीज पीपल देन अदर इंग्लिश पीपल ये सभी इंडिया जाने के लिए काफ़ी ट्राई कर रहे थे। सो फ्रॉम दिस प्लेस लिस्बन वाया अफ्रीका कंटिनेंट, this is Africa continent, so via African continent, via Cape of Good Hope, via Mozambique, थ्रू हम इंडिया जा सकते हैं। सो दिस इज अगेन सेकेंड सी रूट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। सो हम दो तरीके से इंडिया से यूरोप जा सकते हैं, वाया कॉन्स्टेंटिनोपल और वाया केप ऑफ गुड होप। बट टर्किश पीपल ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे जीत हासिल की थी, इसी के कारण हम ये सी रूट का यूज़ नहीं कर सकते। बट वाया अफ्रीका केप ऑफ गुड होप हम इंडिया यूरोपियन पीपल इंडिया आ सकते थे। देन वेरी इंपॉर्टेंट केप ऑफ गुड होप, दिस प्लेस इज केप ऑफ गुड होप। ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे केप ऑफ गुड होप और इसकी डिस्कवरी की थी बार्थोलोम्यू डाइस। बार्थोलोम्यू डाइस डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप। सो ये आपको याद रखना है। Then in the last lecture we have discussed very important event like the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. You must remember this point. Vasco da Gama ये पोर्टुगीज सेलर था जिसने इंडिया आने का फर्स्ट टाइम सी रूट की डिस्कवरी की थी और डेट भी आप याद रखिए 1498 AD. So once again I repeat, the Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD. When he reached Calicut in the western coast of India, he was welcomed by the King Zamorin and allowed to carry out business there. So you must remember कौन सा पोर्ट था? कालीकट। कालीकट पोर्ट के कालीकट पोर्ट पे वह पहुंचा और वहां का राजा था किंग जामोरिन जिसने उसका वेलकम किया और बिजनेस करने के लिए उसको अलाउ किया। सो दिस इज कंसिडर्ड एज most important event in the world as this opened the door
फॉर अदर यूरोपियंस टू कम इंडिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है, इसी के कारण इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे हुए। यूरोपियन कंट्री इंडिया पे काफ़ी डिपेंडेंट था फॉर द काफ़ी बात करें हम स्पाइसेस के ऊपर, मुस्लिम के ऊपर, सिल्क क्लॉथ, ये सभी चीज़ के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट था। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट इवेंट है फॉर यूरोपियन एंड फॉर वर्ल्ड्स पीपल ऑल्सो। So this is about our last lecture. Today's our main topic is arrival of Europeans to India, arrival of the British and establishment of trade center. So आज हमारा टॉपिक है arrival of Europeans to India, क्योंकि इंडिया आने का सी रूट है वो डिस्कवर हो गया है। अब क्या होगा, यूरोपियन कंट्री के जो डिफरेंट पीपल है ये हमारे इंडिया में आएंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस, the Portuguese were the first to arrive in India for trade after the discovery of sea route to India. So you must remember सबसे पहले यूरोपियन पीपल थे पोर्टुगीज, जिसने इंडिया में ये सभी पीपल इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। Within a span of 100 years, the Portuguese took control of several territories like Diu, Daman, Goa, Cochin, Malacca. And inspired by the Portuguese success in trade, the Dutch from Holland and the Danish from Denmark arrived in India for the trade. So, 100 ईयर के स्पान में पोर्टुगीज पीपल ने हमारी कई सारी टेरिटरीज पे कंट्रोल पा लिया था, लाइक दीव, दमन, गोवा, कोचिन एंड मलक्का। ये सभी टेरिटरी पे कंट्रोल हो गया था पोर्टुगीज पीपल का। एंड इंस्पायर्ड बाय द पोर्टुगीज सक्सेस इन ट्रेड, पोर्टुगीज पीपल काफ़ी सक्सेस हुए, इसी के कारण इंस्पिरेशन मिली डच एंड डैनिश पीपल को, और ये सभी पीपल हमारे इंडिया में ट्रेड के लिए आए। देन बारी आती है इंग्लिश पीपल की। द इंग्लिश ट्रेडर established the East India Company to carry out trade with India. So you must remember East India Company is related to English people. So English traders established the East India Company to carry out trade with India in 1600 AD, when Queen Elizabeth of England gave the permission to East India Company to carry out trade with the eastern countries. The first ship under the leadership of Captain William Hawkins arrived in Surat. So you must remember 1600 AD, ये डेट, ये साल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था, और क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की क्वीन थी, इसने परमिशन दी ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। सो फर्स्ट शिप अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड इन सूरत। सो ये आपको याद रखना है कि इंग्लिश पीपल की फर्स्ट शिप थी, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस, और ये सभी फर्स्ट टाइम सूरत पे आए थे। सो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। Then, but due to the dominance and opposition from the Portuguese, they were not allowed to establish their trade there. But सभी यूरोपियन पीपल हमारे इंडिया में आए थे, फर्स्ट पोर्टुगीज, देन डैनिश एंड डच पीपल भी हमारे इंडिया में आए थे, देन बारी आई थी इंग्लिश पीपल की। सो ये सभी यूरोपियन पीपल हमारे इंडिया में थे। सो उसके बीच में डोमिनेंस भी होगा, ओपोजिशन भी होगा, मीन्स पोर्टुगीज पीपल इंग्लिश पीपल के साथ थोड़े ऑपोजिट थे, तो ये सभी के बीच में क्लैशेस हुई। सो इसी के कारण इंग्लिश पीपल है वो अपना ट्रेड आसानी से इस्टेब्लिश कर नहीं सकते थे इंडिया में। बट फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर Jahangir, and thus British East India Company established the first trade center, means Kothi in Surat, 1613 AD. So परमिशन किसने दी? मुगल एम्परर थे जहांगीर, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि आप यहाँ पर कोठी मीन्स ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते हो, और इसी के कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपना फर्स्ट ट्रेड सेंटर सूरत में इस्टेब्लिश किया था इन 1613 AD. And initially the company established its trade center in Surat, Bharuch and Ahmedabad. So initially means शुरुआत के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश किए थे इन द सूरत, इन द भरूच एंड इन द अहमदाबाद. Then, but due to the strong presence of the Marathas in this region, the company sensed danger to its existence and hence moved towards the south and east direction, where they set up their centers in Machilipatnam, St. George and Fort William. So, मराठास जो काफ़ी वेस्ट साइड पे उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था. सो कंपनी काफ़ी डेंजर फील कर रही थी, डेंजर टू इट्स एग्जिस्टेंस ऐसा सेंस कर रही थी. सो इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मूव टुवार्ड्स द साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन. पहले वेस्ट साइड पे थी, मीन सूरत हमारे गुजरात में ये वेस्ट साइड पे. बट क्या हुआ कि मराठास पीपल स्पेशली इन महाराष्ट्र, सो महाराष्ट्र इज इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड यहाँ पर मराठास का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट और साउथ की ओर आगे बढ़ने लगी. देन ईस्ट और साउथ की बात करें तो मछलीपट्टनम जो करंट आंध्र प्रदेश में, देन सेंट जॉर्ज चेन्नई, देन फोर्ट विलियम कोलकाता, यहाँ पर भी काफ़ी ट्रेड सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया था. देन मुंबई बिकेम देयर हेडक्वार्टर इन 1687 AD और ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था मुंबई. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स. Then the French East India Company arrived in India for trade in 1668 AD and eventually set up their trade centers in Mahe, Karaikal, Pondicherry, Chandranagar and Machilipatnam. So you must remember sequence of the European people. First people were Portuguese people, then Dutch, Danish people arrived, then English people arrived and then last फ्रेंच पीपल अराइव्ड इन इंडिया. सो ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है. पोर्टुगीज सबसे पहला है, देन डच, देन डैनिश, देन इंग्लिश पीपल एंड लास्ट में आए थे फ्रेंच पीपल. एंड फ्रेंच पीपल हमारे इंडिया में आए थे इन द 1668 AD. एंड फ्रेंच पीपल के ट्रेड सेंटर की बात करें तो माहे, कराईकल, पौडीचेरी, चंद्रनगर एंड मछलीपट्टनम, यहाँ पर ट्रेड सेंटर थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के. Then in the 18th century, the English and French were constantly busy establishing their rule in their entire world, conquering more territories. So very important कि 18th सेंचुरी की बात करें तो दो डोमिनेंट पीपल थे, इंग्लिश पीपल एंड फ्रेंच पीपल. ये कॉन्स्टेंटली पूरे वर्ल्ड में रूल करने की सोच रहे थे और काफ़ी ऐसी टेरिटरीज थी उस पे उसने कंट्रोल पा लिया था. सो 18th सेंचुरी की बात करें तो इंग्लिश पीपल और फ्रेंच पीपल का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था. Between 1746 and 1763, there were three Mysore Wars between the French East India Company and British East India Company in India, which the French East India Company lost, thus making easy the expansion of British East India Company. So you must remember between 1746 and 1763 there were three Mysore Wars between the French East India Company and British East India Company. दोनों के बीच में थ्री मैसूर वॉर हुई थी. मैसूर वॉर हम इसलिए कहते हैं कि ये मैसूर रीजन पे वॉर हुई थी बिटवीन 1746 टू एंड 1763. और ये वॉर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई, मीन्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट. एंड ये जो लॉस थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी इजी महसूस करने लगी इन द इंडिया फॉर द एक्सपांशन, क्योंकि कोई भी एक दूसरे पीपल डिफरेंट यूरोपियन पीपल अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नहीं थे. सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
काफ़ी एक इजी फील करने लगे। Thus, at the end of this battle for power and the Portuguese were left with Diu Daman and Goa, while French had their trade center at Chandranagar, Mahe, Karaikal and Pondicherry. Meanwhile, the Dutch had to live forever. सो ये सभी क्लैशेस की बात करें, बैटल फॉर द पावर की बात करें तो एंड ऑफ दिस बैटल फॉर power, the Portuguese were left with दीव दमन एंड गोवा. सो पोर्टुगीज सिर्फ दीव दमन और गोवा पे कंट्रोल करते थे आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल फॉर पावर. एंड फ्रेंच की बात करें तो उसके पास थे चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड पोडिचेरी. एंड डच पीपल की बात करें, मीन वाइल द डच हैड टू लिव फॉर एवर. डच वापस अपने कंट्री चले गए, उसका कोई डोमिनेंस हमारे इंडिया में आफ्टर द एंड ऑफ द बैटल ऑफ पावर, ये डच पीपल है वो लिव फॉर एवर हो गए थे. Then let's see some map activity. So in this map we can see there are many colonies of European people, like pink star indicates Portuguese colony, then purple color with triangular shape it's indicate French colony, then round blue symbol it indicates British colony. So in this map we can see in Surat, Mumbai, Fort St. George and Fort William, these are British colony. Then Diu, Daman, Goa, Calicut, Kochi, these are Portuguese colony. And Mahe, Karaikal and Puducherry, these are French colony. So आपको प्लेसेस याद रखनी होगी कि सूरत कहाँ पर है, देन सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, तो सूरत वेस्ट साइड पे है, फोर्ट सेंट जॉर्ज साउथ की ओर है, मुंबई भी वेस्ट साउथ की ओर हम कह सकते हैं, देन फोर्ट विलियम ये ईस्ट साइड पे है. सो हमने देखा था कि इंग्लिश पीपल स्टार्टिंग में गुजरात की साइड और महाराष्ट्र के साइड अपना डोमिनेंस जमाना चाहते थे, बट क्या हुआ कि dominance of the Marathas, they were reached to फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड फोर्ट विलियम, मीन्स ये सभी साउथ और ईस्ट की ओर आगे बढ़ने लगे. सो साउथ में वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ द ब्रिटिश इज फोर्ट सेंट जॉर्ज, एंड इन द eastern side we can see Fort William is in the Kolkata, and this is very important trade center in the eastern side of British colony. Then पोर्टुगीज एंड फ्रेंच कॉलोनी भी आपको याद रखनी है कि उसके आप नाम याद रखिए कि फ्रेंच कॉलोनी थी माहे, कराइकल एंड पोडिचेरी में, एंड पोर्टुगीज कॉलोनी की बात करें तो दीव दमन, गोवा, कालीकट एंड कोची, यहाँ पर पोर्टुगीज कॉलोनी हमें देखने को मिलती है. So in this lecture, we have discussed about arrival of Europeans to India. So I hope you understood very well about this topic. If you have any doubt regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the lecture. In the next lecture, we will learn about Battle of Plassey and Battle of Buxar. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.